हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 26 में प्रश्न नंबर 100 तक लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ लिया, यानी कि 100 प्रश्न लघुत्तरी प्रश्नों का सॉल्व कर लिया है, पढ़ लिया है, सॉल्यूशन देख लिया है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6-7 और क्वेश्चन और बचा है इस सीरीज का, राजन सीरीज का। उसके बाद खत्म करके प्रीवियस ईयर लगा के 2015 से लेकर के 2023 तक के हम लोग खत्म करेंगे सेकंड पेपर को भी। चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा गारंटी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, बहुत सारे अभियान आए। इसके नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत करना है आपको। प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आज सरकार ने बहुत सी नवीन योजनाएं खोल रखी हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु सरकार बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम खोले गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि भी खोले गए हैं। तो इतने प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये देखेंगे, राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों को शिक्षा देने के लिए सचल विद्यालय और बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा कई नवीन प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 101 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 102, बाल अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। तो जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं उन्हें ये जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारा चैनल। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा में 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को याद दिलाया गया कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 10 दिसंबर 1950 को किया कि सभी बालक बालिका को क्या होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का प्रारंभिक स्तर पर, वो भी निःशुल्क, फ्री एजुकेशन होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1889 को, ठीक है, 10 दिसंबर 1950 को तो मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा किया, वो बालक बालिका दोनों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक लेवल पे। लेकिन उसके पहले ही कर दिया था ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों की अधिकारों की घोषणा, ये जब 20 नवंबर सन 1889 को ही की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को लगभग 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया, एक्सेप्ट किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला देखिए, पहला क्या है, प्रत्येक बालक को जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, बिना किसी प्रजाति, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के साथ सभी बाल भेदभाव के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। उक्त घोषणा पत्र मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1950 में आपका जो बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी सार्वजनिक तौर पे। तीसरा, उनको उन सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान के साथ एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में समर्थ बनाए। चौथा देखिए, उनमें से प्रत्येक को यह अधिकार है कि उसका एक नाम हो और राष्ट्रीयता हो। तीसरा देखिए, उनको उन सभी विशेष संरक्षण, अवसरों
और सुविधाओं को पाने का अधिकार है, जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान के साथ साथ एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में समर्थ बनाए। चौथा, उनमें से उनमें से प्रत्येक को यह अधिकार है कि उसका एक नाम हो और राष्ट्रीयता हो। पांचवा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है, जिसमें पर्याप्त पोषण हो, आवास हो तथा चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। छठवां, यदि वे बाधित या अपंग हैं, ठीक है, ये क्या है, ये फिजिकली विथ हैंडीकेप्ड हैं या अपंग हैं, तो उन्हें विशेष, बाधित मतलब किसी भी अधिगम अक्षमता से बाधित हैं वो, मान लीजिए, तो विशेष चिकित्सा शिक्षा, मान लीजिए वो गूंगे हैं चाहे बहरे हैं, तो इस प्रकार के अगर हैं तो उनके विशेष चिकित्सा शिक्षा व देखभाल पाने का अधिकार है। सातवां, उन्हें प्रेम सद्भाव प्यार एवं सुरक्षा के वातावरण को यथासंभव अपने माता पिता की देखभाल और जिम्मेदारी पाने का अधिकार है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए 20 नवंबर 1889 को ही घोषणा कर दिया था, और सरकार ने उसको, हमारा भारत सरकार ने कब एक्सेप्ट किया, तो 11 दिसंबर 1992 को एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा तो चलिए हम भी अपने देश में ये लागू कर देते हैं, अच्छी बातों को लागू करने में क्या दिक्कत। तो 10 दिसंबर 1950 को भी हमारे देश में लागू हो गया। ये सार्वजनिक घोषणा हुआ था यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 10 दिसंबर 1950 याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कि भारत में कब हुआ, तो 10 दिसंबर 1950 को वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ को होता है, और 11 दिसंबर 1992 को भारत में लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 103, प्रश्न नंबर 103 क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जरूर आएगा आपका इस बार 2024 में, आपका ये द्वितीय सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये जरूर ये प्रश्न आने की संभावना बन रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45, तो 36 से 51 के बीच में आपका अनुच्छेद 45 है, भाग 4 के डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, भाग 4 में। तो धारा 45 में घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से, यानी कि जो भी स्टेट होंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी भारत में राज्य होंगे, तो भारतीय संविधान का प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि इसके 10 वर्ष के अंतर्गत, यानी कि 1960 के अंतर्गत जो भी रहे होंगे, 10 वर्ष की काल अवधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक, तुम्हारे जो 1950 में बालक जन्मा होगा, तो 1950 में 14 वर्ष की समाप्ति तक, यानी कि 1964 तक, 1964 तक क्या होगा, आयु समाप्ति तक 14 वर्ष हो जाएगा, तो उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने हेतु प्रबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रारंभ किया गया। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जो यानी कि भाग थर्ड में मौलिक अधिकार जो आपका 12 से 35 आता है, मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि इसके 12 से 35 के बीच में आपका आर्टिकल 21 को जोड़ दिया गया, जिसमें क्या कहा गया कि जो भी राज्य होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा।
और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया, जो इस प्रकार है: माता पिता अथवा संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, यानी कि धारा 45 में राज्य को ये जिम्मेदारी दिया गया, फिर उसके बाद 21 को जोड़ करके फिर राज्य को 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इस रीति और राज्य विधि द्वारा अवधारित करे और उपबंध करेगा। उसके बाद भाग 4 में फिर से क्या किया गया, 86वां संविधान संविधान संशोधन द्वारा 51 जोड़ा गया, जो इस प्रकार है कि जो भी माता पिता पे आ गया कि माता पिता अथवा संरक्षक, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है भाग 4 में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में आपका जो भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य है, 51 जोड़ा गया। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में जोड़ा जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य 51 जोड़ा गया। माता पिता संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आ गया, यानी कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये हो गया है कि द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों का अधिकार अधिनियम। तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया। इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट द्वारा क्या कर दिया गया, एक औपचारिकता दे दी गई, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया 1 अप्रैल 2010 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 104, ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी बताइए। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। तो चलिए ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। तो सन 1857 से लेकर 1947, तो 1857 की क्रांति से लेकर के देश आज़ाद होने तक भारत पर ब्रिटिश शासन रहा, ये तो आपको ही पता है। ब्रिटिश शासन के दौरान कई राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों से भारतीय शिक्षा में अनेक युगांतकारी परिवर्तन आए। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अपनी कुछ विशेषताएं थीं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा संस्थाएं। पहला क्या थी, शिक्षा संस्थाएं। ब्रिटिश काल में संपूर्ण शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के 3 स्तरों में बांटा गया था। तो ब्रिटिश काल में क्या किया गया, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन में बांट दिया गया। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में दी जाती थी, माध्यमिक शिक्षा मिडिल स्कूलों, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ये शिक्षा संस्थाएं थीं ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं, जो 3 भागों में विभाजित की गई। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छे से बनाए पाठ्यक्रम। तो ब्रिटिश काल में इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक विषय, कृषि आदि सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन प्रमुख स्थान यूरोपियन साहित्य एवं विज्ञान को प्राप्त था। छोटी कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाती थी। ठीक है, छोटी कक्षाओं में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती थी, यानी कि जो ही बच्चा क्लास 6 जाता था तो 6 से ही इंग्लिश पढ़ाया जाता था। ये इंग्लिश वाले टाइम की बात हो रही है। शिक्षण विधि, ब्रिटिश काल में प्राचीन काल और मध्यकाल की भांति ही अधिकांशतः व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश काल में क्या होता था, व्याख्यान विधि, यानी कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिया जाता है, लेक्चर मेथड।
इसको क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड। विज्ञान विषयों की शिक्षा हेतु प्रयोगात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी थी। उसके बाद परीक्षा प्रणाली। तो ब्रिटिश काल में मौखिक, लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन किया जाता था। विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान को अंकों की मदद से अभिव्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण एवं प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी देने का रिवाज भी ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ। यानी कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली आप जो भी देख रहे हैं भारत में, ये सब क्या है, ब्रिटिश के टाइम से ही चला चला आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा देखिए, अध्यापक प्रशिक्षण। तो ब्रिटिश काल में शिक्षकों को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी प्रारंभ किया गया। औपचारिक मतलब एक क्लास में बुला करके मुख से उनको प्रशिक्षण देना, सामने आमने सामने। प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियां, विद्यालय प्रशासन और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान कराकर उन्हें शिक्षण कला में पारंगत किया जाता था। छठवां देखिए, परीक्षा प्रणाली, एजुकेशन एग्जाम सिस्टम क्या था उनका। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में औपचारिक परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया गया, यानी कि पेन कॉपी पेपर पे एग्जाम लिया जाने लगा, क्लासरूम में बैठा करके। ये ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। लिखित, मौखिक एवं क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन होता था। छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान को अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी देने का नियम भी ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा की देन थी कि जो परीक्षा प्रणाली उनकी थी औपचारिक थी। अध्यापक प्रशिक्षण भी देने की उनकी प्रणाली औपचारिक थी। नए नए शिक्षण विधियाँ, नए नए विद्यालय प्रशासन के बारे में, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता कि कैसे बच्चे समझते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में बताया जाता था। परीक्षा प्रणाली के बारे में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पास फेल, ये सब बताया गया था उसी ब्रिटिश काल में। उसके बाद शिक्षण विधियों के बारे में बात किया गया, तो व्याख्यान विधि वो यूज़ करते थे। पाठ्यक्रम भी उन्होंने क्या किया, यूरोपीय साहित्य को ज़्यादा तवज्जो दिया था, यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को। लेकिन वो प्राथमिक शिक्षा में क्या करते थे, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को वैल्यू देते थे। लेकिन जो ये आप माध्यमिक में जाएंगे, मिडिल वाले में आपको इंग्लिश पढ़ना रहता था। और शिक्षा संस्थाएं भी क्या थी उस टाइम, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन में विभक्त थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 105, प्रश्न नंबर 105 क्या है, वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए। तो विलियम वुड का घोषणा पत्र जो 1854 था, उसकी जो जिसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं, महाधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह था कि अब सरकार सामान्य जनता की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे। इसलिए घोषणा पत्र में यह उल्लेख है कि व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को सरकारी अनुदान देकर, जो प्राइवेट, मान लीजिए कोई जैसे हम और आप हैं उस टाइम सरकार में नहीं है, सरकार के नहीं है, फिर भी हम लोग व्यक्तिगत शिक्षा संस्था अपना खुद का प्राइवेट स्कूल खोलिए, तो उनको सरकारी पैसा सरकार की तरफ से देना चाहिए। वुड का घोषणा पत्र में कहा गया था, सरकारी अनुदान देकर हमें आशा है कि सरकार को शिक्षा प्रसार के लिए अनेक उदार व्यक्तियों से सहायता मिलेगी। तो जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज सेवी बनना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, जो खुद का प्राइवेट व्यक्तिगत शिक्षा संस्थान खोल करके क्या करते हैं, उनको उनको सरकारी अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, हम ऐसा आशा करते हैं। ये विलियम वुड साहब का कहना था, उनका जो घोषणा पत्र था उनका कहना था। धनी वर्ग अपने शिक्षा भार को स्वयं वहन करें। तो विलियम वुड ये भी कहते थे कि जो जिनके पास पैसा है वो अपनी शिक्षा भार स्वयं वहन करें। अब हमारा ध्यान विशेषतया मध्यम, जो मिडिल क्लास और साधारण वर्ग की शिक्षा हेतु उपयुक्त स्कूलों की स्थापना तथा देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहन की तरफ होना चाहिए। तो ये विलियम वुड का कहना था, जो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये ये इम्पोर्टेंट है। ये इतना लिख देंगे तो आपको वुड के घोषणा पत्र के प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे
इसी में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा-सा और लिख देते हैं उसमें, प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य और रूप हो, इस विषय में घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया कि देखिए अब फिर से ये कहा गया आपका, देखिए ये इतनी बातें कही गई कि क्या कही गई? उच्च शिक्षा के समान ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यूरोप के ज्ञान का प्रसार करना है। केवल अंतर यह होगा कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर यह ज्ञान साधारण स्तर का होगा तथा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने वुड के घोषणा पत्र के जो उद्देश्य थे पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक करिए ना करिए, लेकिन जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं जो पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें ये क्लास ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि वो पढ़ के पास हो जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।